अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, 7 ऐसे स्टॉक्स बताए थे जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि किस लॉजिक के तहत मैंने आपको ये 7 स्टॉक्स सेलेक्ट करके बताए थे और ये खरीद के भी दिखाया था कि ये वो स्टॉक्स हैं जो मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, ताकि आप खुद भी ऐसी लिस्ट बना सकें। आपको स्टॉक को पिक करना आना चाहिए ताकि आप खुद से ये एक्सरसाइज कर सकें और खुद से आप ये सिलेक्ट करके आप अच्छा मुनाफा बना सकें। ये जानने के लिए कि ऐसे स्टॉक्स को पिक कैसे करना है जो आपको लॉन्ग टर्म बेहतरीन प्रॉफिट दे सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको सबसे पहले वो पोर्टफोलियो दिखाता हूं जो मैंने बनाया था आज से कुछ दिन पहले, जब मैंने वीडियो बनाई थी 7 स्टॉक्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं खरीद रहा हूं और आपको मैंने खरीद के दिखाए थे। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि ये वो मेरा पोर्टफोलियो इस पर नज़र आ रहा है। ये मैंने ज़र बाय सरमाया खोला हुआ है, पोर्टफोलियो पोर्टल है उनका, और ये आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है मेरा पोर्टफोलियो। इसमें 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने बाई किए थे और उनकी जो ग्रीन शो कर रहा है कि वो इस वक्त आज के दिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो पॉजिटिव जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो जिस प्राइस पे मैंने उठाए थे। और एक मेरे पास कैश पड़ा हुआ है जो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर मार्केट थोड़ी नीचे आती है, करेक्शन आती है, तो मैं वहाँ से कुछ बाइंग करूँगा। और ये थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको दिखा रहा है ये वो मेरे स्टॉक्स टेबल वाले फॉर्मेट में हैं और उनकी एवरेज प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है और आज का P&L उनका क्या है। राइट साइड पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि मैं देखता रहूँ, अनाउंसमेंट किसी किस्म की आती हैं, मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है इन्हीं स्टॉक्स की, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ और इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि यार ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, इन स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इसके लिए मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैंने कंसिडर किया हुआ है। नंबर 1 जो आपने चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है पिछले कुछ सालों के अंदर। और मैंने आपको स्क्रीन पे उस वक्त दिखाया भी था पिछली वीडियो के अंदर, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे हमने देखा था कि पिछले 22 ईयर्स में इन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आपने 22 साल पहले 2002 में इनमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना डिविडेंड मिलता और ओवरऑल कितना रिटर्न मिल सकता था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप सेल्स को कैसे देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में कंपनी की कैसे रही है। तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे और आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो FFC है, आप उसमें जाते हैं, आप उसमें जाके यहाँ सेलेक्ट करते हैं स्टॉक कौन सा है, माड़ी है, FFC है, कौन सा है, यहाँ से आप स्टॉक पिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि अभी उसकी प्राइस 393 रुपीज़ है और राइट साइड पे आपको उसके डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है लेफ्ट पे कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। और यहाँ पे मैंने हर एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम के बारे में बात की, उनके CEO कौन है और कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रही है और इसके ऊपर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर सैजियो ने जब उन्होंने अपना जैक जो एक 4 व्हील ड्राइव निकाला था तो उसने एकदम उनको एक बूस्ट दिया। तो अगर आपको इनिशियली पता होता कि ये ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ साजगार करने जा रहा है तो आप उसमें टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप कंपनी के ऊपर ज़रूर नज़र रखें कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं और उसमें कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नई तो नहीं ऐड हो रही। जैसे रिसेंटली हपको ने BYD की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो उसके ऊपर नज़र रखें। तो इस तरह आपको नज़र रखनी चाहिए कि कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी और कंपनी की मैनेजमेंट टीम के ऊपर भी। लास्टली एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, क्या इस कंपनी ने कुछ वक्त गुजारा हुआ है मार्केट में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नई कंपनी होती है उसने कोई डाउन टर्न्स नहीं देखे होते, जिसे गर्दिशे लैलो नहार कहते हैं। एक कंपनी अगर अच्छा उसने टाइम भी देखा हुआ, बुरा वक्त भी निकाला हुआ है, पिछले 15-20 साल से ऑपरेट कर रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल और अच्छी कंपनी समझी जाएगी जिसके मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट है। क्योंकि और अगर उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी, मैनेजमेंट को आपको देखते रहना चाहिए, आपको जो उनकी रिपोर्ट्स है उसको पढ़ते रहना चाहिए, आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं मैनेजमेंट को ब्लंडर तो नहीं मार रही। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए आप मैनेजमेंट को देखते हुए कंपनी की यू शुड बी एबल टू इन्वेस्ट। इसके साथ साथ अगर मैं चलूँ सरमाया की वेबसाइट पे तो सरमाया के पास भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर हम सरमाया को देखते हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमारे वो 7 स्टॉक थे जो हमने सेलेक्ट किए थे और ये हमें नज़र आ रहा है कि हर चीज़ आज ग्रीन है मोस्टली,
क्योंकि आज स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो अराउंड 115K पे इंडेक्स पहुंचा हुआ था। तो इस वजह से ओवरऑल सारों में एक आपको ग्रीन ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ये वो लेफ्ट पे पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो मैंने उस दिन बाय किए थे। और ये सरमाया का मैं पोर्टल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी विजिबिलिटी और अच्छा इनका सारा विजुअल इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। राइट साइड पे ये मुझे ग्राफिकली दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं। 2 लाख का मेरे पास अमाउंट था। कुछ मैंने अपने पास नंबर 8 स्टॉक मैंने भी पिक नहीं किया था, मैंने उसको कैश रखा हुआ है। अगर कुछ हालात मज़ीद मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आती है तो मैं वहाँ से बाइंग करूँगा। तो फॉर द टाइमिंग ये आपको नज़र आ रहा है कि मोस्टली ये सारा ग्रीन हुआ हुआ है, सारे स्टॉक्स। तो ये आज का रिटर्न दिखा रहा है कि आज की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम चलते हैं इंडिविजुअल उसके ऊपर, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माड़ी का अगर मैं देखूँ आपको, तो माड़ी का स्टॉक यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं। विजिबिलिटी पूरे साल की ले सकते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया, 5 ईयर्स की ले सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने देखना है, जो मैं आगे जाके बात करूंगा प्राइस टू अर्निंग रेशो के ऊपर, प्राइस टू बुक रेशो के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो आपको सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, जो मैंने अभी आपसे बात की। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में 145 बिलियन की थी, 2022 में 95 बिलियन की थी, अभी 174 बिलियन की है। तो इसकी सेल्स में ठीक ठाक इजाफा हो रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन। इस तरह आपको जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अच्छी है। सो दैट्स द फर्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू कंसीडर जब आपने किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दैट्स बेसिकली अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहली चीज़ हुई कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी कि कंपनी की कैसी चल रही है। अब हम चलते हैं डिविडेंड। एक अच्छा इंडिकेटर ये होता है कि इंडेक्स वर्सेस अगर कंपनी आप कर दें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू KSE 100 इंडेक्स। तो एक आपको अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है। और कुछ लोग तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि जो स्टॉक है आपका वो क्या इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर दे थिंक दैट स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग वेल, और उसके ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। तो दैट इज़ अनदर वे टू पिक योर स्टॉक। ये तो हो गया जी इसकी इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ से ROI कैलकुलेटर है। सो ये चीज़ मैं आपको ज़रा रिकैप कर दूँ कि 2002 से लेके अब तक हमने जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे माड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, तो इसको हम लेंगे चेक हिस्ट्री के, जब उसकी प्राइस उस वक्त क्या थी, तो मैं उस प्राइस के दरमियान की प्राइस उठाऊँगा। तो आई विल डू इट ऑलमोस्ट 40 फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो चेक हिस्ट्री मैंने की है तो 51 रुपये हाईएस्ट थी और 25 रुपये लोएस्ट थी 2002 में। तो मैं उसकी दरमियानी प्राइस को 40 रुपये लगा के इससे कैलकुलेट करवाता हूँ। अगर आपने 1000 लिए होते शेयर्स माड़ी के 2002 में, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी थी वो ये होनी थी जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट 40,000 होती और डिविडेंड पेड कोई 24 लाख हो चुका होता, और इसके साथ साथ जो बोनस शेयर्स हैं 31,670 हो चुके होते हैं। करंट प्राइस 577 है, टोटल शेयर्स 32,670 हो चुके होते हैं, और जो कैगर है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो 31.39% हो चुका होता। दैट इज़ हाउ यू सी कि उसकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो क्या रहा है। तो मैंने जो अपनी शीट है उसके अंदर ये भी इनकॉर्पोरेट किया था जब मैं उसको कंसिडर कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका कैगर है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई सिलेक्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट शो किया है सिंस 2002। सो अभी तक हम देख चुके हैं कि कंपनी की हेल्थ आपने देखनी है। आपने देखना है कि पिछले कुछ सालों में इसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी जा रही है, और इसके साथ साथ आपने देखना है लॉन्ग टर्म के लिए कि डिविडेंड ये कैसा देती रही है। सो डिविडेंड के साथ साथ अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड इज़ अ गुड पैरामीटर। डिविडेंड यील्ड ये होती है कि एक कंपनी ने ओवर टाइम आपको उसकी जो डिविडेंड कितना दिया है और डिवाइड करते हैं उसको शेयर की प्राइस से, तो वो आपको बता देता है कि ये मल्टीप्लाई उसको कहते हैं 100 से, तो वो परसेंटेज यील्ड निकाल देता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक घर की, और उस घर को आपने रेंट आउट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको माहाना रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको सालाना रेंट आ रहा है कोई 12 लाख रुपए। अगर उस घर की जो मालियत है वो 5 करोड़ रुपए है, तो उसकी जो रेंटल यील्ड अगर आपने निकालनी होगी तो आप रेंट डिवाइडेड बाय जो उसकी घर की वैल्यू है। सो इसका ये मतलब हुआ, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर 12 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ 5 करोड़ से, तो ये मुझे 0.025 देता है। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ, तो ये मुझे रेंटल यील्ड दे देगा। तो ये 2.4% की रेंटल यील्ड है। इसी तरह डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप डिविडेंड को डिवाइड करते हैं शेयर की प्राइस से, और इसकी वजह से आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। तो डिविडेंड यील्ड जितनी जिसकी अच्छी होगी वो उतना अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पे मैंने शो की हुई है, और कई कंपनीज की जो है, जैसे माड़ी की 23.37% है और साजगार की कम है 3.76% है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। कई दफ़ा होता है एक कंपनी का एक पैरामीटर बहुत अच्छा होता है जबकि दूसरे पैरामीटर इतने अच्छे नहीं भी हो सकते, जैसे आपको साजगार का नज़र आ रहा है, क्योंकि कई दफ़ा कंपनी काफ़ी ज़्यादा बोनसेस दे रही होती है, या कई दफ़ा कंपनी डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती बल्कि वो अपनी ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर इन्वेस्ट करती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है, डिविडेंड इतना ज़्यादा पे आउट नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशो एक चीज़ होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बताता है कि आज इस स्टॉक की जो प्राइस है ये कितने टाइम्स मल्टीपल है उसके प्रॉफिट के। तो उसको निकालने के लिए आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ती है और उसको प्राइस जो आज स्टॉक की उसको डिवाइड करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर से, उससे निकल आता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। और ये एक अच्छा पैरामीटर है, एक अच्छा बेंचमार्क है टू कंपेयर द कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज को विद इन द सेम सेक्टर कंपैरिजन करने के लिए ये एक अच्छा बेंचमार्क है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कहीं जो स्टॉक है आपका वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है, और कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माड़ी का देखें तो अगर माड़ी का जो शेयर की प्राइस है वो 573 रुपीज़ है और उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 579 रुपीज़ है। तो जब मैं इनको इससे डिवाइड करूँगा शेयर की को डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से, तो ये मेरे पास 0.99 का प्राइस टू अर्निंग रेशो देता है। तो दैट शोज़ मी कि ये लेस देन 1 है। तो ये एक डिसेंट प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर वैल्यू देखी जाए तो अगर वो 1 से 15 के दरमियान है तो ये ठीक समझी जाती है। जितना भी ये 1 के करीब होगा उतना ये ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ये कम ओवर प्राइस्ड होगा। इसके साथ अगर आप बाकी कंपनीज का भी देख सकते हैं कि साजगार का 4.89 है जबकि एटलस का 8.8 है, लकी का 15.04 है। तो ये डिफरेंट कंपनीज के आपको प्राइस टू अर्निंग रेशोज नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये आपको शो करता है जो स्टॉक की प्राइस है वो कितने टाइम्स मल्टीपल है कंपनी की बुक वैल्यू का। अब जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है वो बेसिकली आप निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर जो एक साजगार कंपनी है, इसकी फैक्ट्रीज हैं जो गाड़ियां प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी मालियत अगर एक फैक्ट्री है उसकी 10 करोड़ है और इनकी जो सारी लायबिलिटीज़ हैं, ये इनके एसेट्स की जो वर्थ है, इनकी सारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो सारा सामान पड़ा हुआ है, जो सारी इक्विपमेंट है, उसकी सारी वर्थ 10 करोड़ है। और उसमें से अगर हम निकाल दें जो इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं फॉर एग्जांपल बैंक से, जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं वो 5 करोड़ हैं, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ माइनस करेंगे तो ये इनकी बुक वैल्यू आ जाएगी, जिसको 5 करोड़ बुक वैल्यू होगी। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बुक वैल्यू। तो आप यहाँ से इसकी बुक वैल्यू देख सकते हैं। जो प्राइस टू बुक रेशो होता है वो प्राइस टू बुक रेशो में हम जो शेयर की प्राइस होती है उसको डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से, तो वो आपको ये वो दिखा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो शेयर सेलेक्ट किए थे उनकी बुक वैल्यू क्या है। तो अच्छा इसको समझा जाता है अगर ये बुक वैल्यू लेस देन 1 हो। तो जैसे माड़ी की आपको यहाँ पे 0.3 नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ गुड प्राइस टू बुक रेशो। जो प्राइस टू बुक रेशो है इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक्स वगैरह हैं, इनकी आपस में कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब मैं इसको समराइज करता चलूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आपको देखना होता है कि यार पिछले कुछ सालों के अंदर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, इसकी सेल्स ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ आपको देखना होता है कि यार उसकी जो डिविडेंड है वो कैसा रहा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड कैसा रहा है, डिविडेंड यील्ड कैसी रही है, और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसा रहा है, प्राइस टू बुक रेशो कैसा रहा है, और इसके अलावा मैनेजमेंट टीम कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर आप फिर मिल के इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप जब भी कंपनीज में से कोई स्टॉक्स पिक करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कौन से क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे इसी तरह का ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आपकी लर्निंग के लिए और साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय नाउ।